अफेयर्स पॉलिटी के रिलेटेड जो न्यूज में चल रहे थे, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सो लिखो फिर उसमें। लास्ट हमने इलेक्शंस के बारे में किया था ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिर SR बुम्बई, SR बुम्बई जजमेंट। SR बुम्बई जजमेंट ऑफ 1994, ऑफ 1994। सो ये 1994 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसको आप कई जगहों पे एज एन एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें लिखना SR बुम्बई जजमेंट कंप्लीटेड इट्स 30 इयर्स। 30 साल पूरे हो गए हैं इसको, अभी 2024 चल रहा है ना, तो मार्च में ही आई थी जजमेंट। SR बुम्बई जजमेंट completed its 30 years, comma, the judgment came under SR बुम्बई versus Union of India case, SR बुम्बई versus Union of India case of 1994, यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1994। तो यहाँ पे SR बुम्बई ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो बंदे का नाम है। इसने केस किया है किसके ऊपर? यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर। मैंने पहले भी पॉलिटी में आपको कई बार बताया है कि आप सरकार के ऊपर केस कर सकते हो, केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, SR बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार। 1994 का केस है, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है जिसको रिसेंटली 30 साल कंप्लीट हुए हैं। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अंडर दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट provided information on Article 356, Article 356 of the Constitution, comma, this article mentions about president rule, president's rule। राष्ट्रपति शासन लगता है हमारे देश में मोर देन 100 टाइम अलग अलग स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बार जो लगा है वो मणिपुर में लगा है, उसको भी हम आगे लिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है, राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है। तो होता क्या है, अगर मान लो किसी स्टेट के अंदर वहां की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर काम नहीं कर पा रही है, या फिर वहां की सरकार केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं बना पा रही है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, वहां की सरकार को खत्म करके, स्टेट की सरकार को रद्द करके वहां पे राष्ट्रपति का शासन लगा देती है। तो राष्ट्रपति रूल लगना मतलब क्या है, स्टेट सरकार का खत्म हो जाना। स्टेट सरकार खत्म होके वहां पे राष्ट्रपति का शासन लग रहा है, इट मींस वो स्टेट की सारी गतिविधियां किसके कंट्रोल में आ रही हैं, केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ रही है। प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही तो पार्ट है, तो वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। अब ये बड़ा मतलब चर्चा का विषय बन जाता है, क्यों? मोस्टली राष्ट्रपति शासन उन स्टेट्स में लगता है जहां पे किसी एंटी पार्टी की सरकार चल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र में हमें पता है कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है,
तो अगर रूलिंग पार्टी केंद्र वाली चाहती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन वो लगा सकते हैं। वो लगाया जाएगा अंडर सर्टेन कंडीशंस, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपको कहाँ पे बताई गई हैं, इसी आर्टिकल 356। तो राष्ट्रपति शासन होगा क्या, कैसे लगेगा, वो सारी बातें आर्टिकल 356 के अंदर लिखी हुई हैं और इसी के रिलेटेड ये जजमेंट है। तो लिखना, इन 1989 सेंट्रल गवर्नमेंट, in 1989 central government dismissed the government of Karnataka, central government dismissed the government of Karnataka, comma comma SR Bommai challenged this action, SR Bommai challenged this action, comma under this case three major questions were arised. Under this case three major questions were arised. SR बोम्मई है कौन? ये कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर। कर्नाटका में इसकी सरकार चल रही थी, केंद्र में सरकार चल रही थी। केंद्र में सरकार अगर आप देखो 89 के अंदर वीपी सिंह की गवर्नमेंट चल रही थी। उन्होंने क्या किया, कर्नाटका सरकार को रद्द करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। SR बोम्मई पहुंच गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो SR बोम्मई के केस में तीन बड़े क्वेश्चन सरकार के सामने या फिर आप बोल सकते हो कोर्ट के सामने आए। वो कौन कौन से तीन क्वेश्चन है? नंबर वन, तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं? नंबर वन, whether proclamation of the president rule, whether proclamation of the president rule were justiciable, president's rule were justiciable, ब्रैकेट में लिख लेना, liable to judicial review by the court, liable to judicial review by the court। पहला क्वेश्चन तो यहां पे खड़ा हुआ इस केस के अंदर कि क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इसका, जुडिशियल रिव्यू। देखो, राष्ट्रपति शासन को लगाना, उसको चलाना, उसको खत्म करना, ये सब किसकी पावर है? केंद्र सरकार की। क्या केंद्र सरकार की इस पावर में जुडिशरी हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं कर सकती? पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या राष्ट्रपति शासन के जो प्रोविजंस है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जुडिशरी उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, केंद्र सरकार के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा जिसमें प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा जिसमें पार्लियामेंट आता है, आपको जुडिशरी देखने को मिलती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। इन सबकी पावर्स अलग अलग है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जुडिशरी लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब प्रेसिडेंट शासन कौन लगा रहा है? एग्जीक्यूटिव। क्या जुडिशरी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की पावर रखती है कि नहीं रखती है? पहला क्वेश्चन तो यही था कि अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट का शासन लगता है तो क्या वो स्टेट जुडिशरी के पास जा सकती है कि नहीं जा सकती? क्वेश्चन नंबर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है कि नहीं ले सकती है। नंबर टू क्वेश्चन यहां पे जो खड़ा हुआ, द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर, the scope and limits of the president's power under article 356, under article 356। दूसरा क्वेश्चन खड़ा हुआ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या है?
मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट के हाथ में उस स्टेट की कौन कौन सी पावर्स जाएंगी, कौन कौन सी पावर्स नहीं जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी राज्य के अंदर आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, वहां की हाई कोर्ट के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहां की सरकार के ऊपर इम्पैक्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मतलब वो प्रेसिडेंट की पावर्स में नहीं आता है। तो कुछ ना कुछ पावर तो प्रेसिडेंट की होगी कि वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन मार्क वो था। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे राइज हुआ, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस if the court hold, what are the consequences if the court hold the proclamation, proclamation मतलब किसी चीज को लगाना, लागू करना, court hold the proclamation of the president's rule, of the president's rule as invalid, as invalid even after the approval from parliament, even after the approval from parliament। तीसरा क्वेश्चन खड़ा हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूल को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। प्रेसिडेंट रूल ऐसा नहीं चलते फिरते कहीं पे भी लग जाएगा, ध्यान से देखना इसको। प्रेसिडेंट रूल लगने के पीछे पूरा प्रोसीजर है। प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट करता है कि मैं इस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट शासन लगा रहा हूं, उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, सारी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं राज्यसभा में, और सारी जनता के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं लोकसभा में। वो अप्रूव करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट का शासन उस स्टेट के अंदर कंटिन्यू करता है। प्रेसिडेंट ने शासन लगाया, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया, इसके बावजूद भी क्या जुडिशरी के पास पावर है उसको इनवैलिड डिक्लेयर करने की। क्या जुडिशरी को इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, और जुडिशरी क्या उसको इनवैलिड बोल सकती है, नहीं बोल सकती है। ये तीसरा क्वेश्चन था, क्योंकि हर एक की पावर्स के ऊपर लिमिट्स हैं। एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, लेजिस्लेचर के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, ऐसे ही जुडिशरी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। वो कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या उनके पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ने मिलके जो प्रेसिडेंट रूल लगाया किसी स्टेट में उसको इनवैलिड डिक्लेयर करने की पावर है कि नहीं। ये तीन बड़े क्वेश्चंस थे, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों चीजों के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, और इन तीनों चीजों के ऊपर आप बोल सकते हो जो आपका मेंस है उसमें तो बनेगा ही बनेगा ऑटोमेटिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसआर बुम्बई केस बड़ा इंपॉर्टेंट, जो रिसेंटली 30 साल जिसको पूरे हुए। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, की प्रिंसिपल्स लेड अंडर द जजमेंट। सब हेडिंग सी बना लो, की प्रिंसिपल्स लेड अंडर द जजमेंट। इस जजमेंट के अंदर क्या क्या मेजर बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। नंबर वन क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था कि क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है प्रेसिडेंट रूल का, तो इसके बारे में लिखो पहला पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। तो लिखना, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट President rule under Article 356, President's rule under Article 356 is subject to judicial review, is subject to judicial review on the following grounds, subject to judicial review on the following grounds। अब देखो क्वेश्चन मार्क क्या खड़ा हुआ आपके पास,
कि क्या प्रेसिडेंट रूल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है? आंसर क्या आया? हाँ, कर सकती है। पहले तो ये क्लियर रखो, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। मतलब जो उसने प्रेसिडेंट ने अपना शासन लगाया, क्या उसको एक बार रिव्यू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। कब किया जाएगा? किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा? तो पहली कंडीशन इसमें लिखो, इसी पॉइंट का सब पॉइंट है। पहली कंडीशन, नो रिस्ट्रिक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट फ्रॉम examining from examining the material based on which president took the decision, the material based on which president took the decision। तो इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू तो लग सकता है आर्टिकल 356 के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या आया कि हाँ जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, लेकिन उसके दो ग्राउंड्स हो सकते हैं। किन किन चीजों के ऊपर? नंबर 1, ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लामेशन। ग्राउंड ऑफ प्रोक्लामेशन का मतलब है जो अभी मैंने आपको पॉइंट लिखवाया कि प्रेसिडेंट ने किस बलबूते के बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो ये प्रेसिडेंट रूल लगाया है। ऐसी कौन सी वो चीज थी जिससे उसको लगा कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, उसको देखा जा सकता है। क्योंकि ऐसे तो आप चलते फिरते कहीं पे भी सरकार खत्म करके प्रेसिडेंट रूल नहीं ना लगा सकते। कुछ तो ऐसा ठोस कारण रहा होगा जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को स्टेट की सरकार खत्म करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। कुछ तो रहा होगा। वो ग्राउंड्स क्या है उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। अगर वो ग्राउंड्स में गड़बड़ है तो सुप्रीम कोर्ट मुद्दा खड़ा कर देगी वहां। ग्राउंड देखो क्या हो सकता है। ग्राउंड हो सकता है कि या तो वहां की सरकार फेल होगी हो, स्टेट में सरकार फेल होगी हो, इलेक्शन करवाने में अभी टाइम है, तो वहां पे बीच वाले जो 3-4 महीने होंगे उस टाइम क्या किया जाए? प्रेसिडेंट का शासन लगा दो। या ये हो सकता है कि स्टेट की सरकार हमारे संविधान के अगेंस्ट जा रही है, वो ग्राउंड्स हो सकते हैं, क्या उस बेसिस के ऊपर लगाया गया है? या फिर अपनी मनमर्जी चलाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, केंद्र सरकार को लगे इनको खत्म करना है, ऐसे जबरदस्ती प्रेसिडेंट रूल लगा दे। ऐसे नहीं लगाते हैं ना ये इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इनको पता है सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देगी। तो वो ग्राउंड्स क्या है? नंबर 2 कंडीशन इसी के अंदर जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन, कैन स्ट्राइक डाउन द प्रोक्लामेशन, strike down the proclamation if it is malified, if it is malified। ये जो प्रेसिडेंट शासन लगाया गया है, अगर ये गलत ग्राउंड्स के ऊपर लगाया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है। अगर प्रेसिडेंट का शासन गलत तरीके से, मालाफाइड का मतलब क्या है? बेबुनियादी, अगर लगाया गया है तो उसको फिर क्या कर दिया जा सकता है? स्ट्राइक डाउन, मतलब उसको रद्द कर दिया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट अगर बेबुनियादी प्रेसिडेंट रूल लगाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करके उस केस को देख के उसको क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। इतना समझ आया? तो पहला क्वेश्चन जो खड़ा हुआ था कि क्या जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर, वो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया कि हाँ कर सकती है। दो चीजें उसमें हो सकती हैं। सबसे पहले तो जुडिशरी ग्राउंड्स देख सकती है कि किस बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लगाया है, और अगर वो ग्राउंड्स मालाफाइड है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के पास पावर है उसको क्या करने का? रद्द करने का, स्ट्राइक डाउन करने का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट जुडिशियल रिव्यू के बाद, लिमिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर। सेकंड क्वेश्चन यही था ना कि प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होंगी ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल।
लिमिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर्स, लिमिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर्स। उसमें लिखना अंडर दिस वर्डिक्ट, अंडर दिस वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट declared that the power of president, the power of president to dismiss the state government, to dismiss the state government is not absolute, is not absolute, comma, president should exercise the power, president should exercise the power only after, only after the proclamation, only after the proclamation is approved by, is approved by both the houses of parliament, both the houses of parliament। तो यहां पे होता क्या है, इसको ध्यान से देखना। प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट रूल, जिस डेट को वो अनाउंस करता है उस डेट से लेके 2 महीने के अंदर अंदर, मान लो प्रेसिडेंट ने आज की डेट को अनाउंस कर दिया पंजाब के ऊपर प्रेसिडेंट रूल, आज अनाउंस किया है ना, 2 महीने के अंदर अंदर उस अनाउंसमेंट को अप्रूव करवाना है, किससे? पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के दोनों सदन से, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से अप्रूव करवाना है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर क्या होगी, सबसे पहले तो स्टेट की सरकार को रद्द करेगा ये। प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, अगर तो देखो स्टेट सरकार रद्द होगी इस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा है, फिर तो मुद्दा नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वहां की सरकार को केंद्र सरकार रद्द कर देती है। वो रद्द आप कर सकते हो, लेकिन ये 2 महीने कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले नहीं। अब ध्यान से सोच के देखो, प्रेसिडेंट ने रूल लगाया और अगले दिन ही क्या कर दी, स्टेट की सरकार रद्द कर दी, लेकिन वो जो इन्होंने लगाया था वो 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव ही नहीं हो पाया, तो प्रेसिडेंट रूल तो चलेगा नहीं। और उस दौरान आपने स्टेट की सरकार भी रद्द कर दी, तो स्टेट का क्या बनेगा? अब ध्यान से सोच के देखो ना, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया, अगले दिन उसने स्टेट की सरकार रद्द कर दी, 2 महीने के अंदर अभी वो अप्रूव होना था, अप्रूव हो नहीं पाया, और प्रेसिडेंट ने पहले सरकार रद्द कर दी, तो स्टेट तो बेचारी की वहीं की बैठी रहेगी ना, तो स्टेट का क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद 2 महीने प्रेसिडेंट को वेट करना है, जैसे ही पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देगा उसके बाद प्रेसिडेंट सामने वाली स्टेट सरकार को रद्द करे ना करे वो उसकी मर्जी। तो मतलब प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर सबसे पहली लिमिट क्या है, 2 months लिमिट टिल अप्रूवल। जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर सकता, कर देता, आप बोल सकते हो, तब तक ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसी में लिखना सब पॉइंट। टिल देन, जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता तब तक वो और क्या कर सकता है, टिल देन प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड, प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड the legislative assembly, the legislative assembly of the state, legislative assembly of the state। देखो ऊपर मैंने आपको शब्द क्या लिखवाया कि प्रेसिडेंट वहां की सरकार को डिसमिस नहीं कर सकता, नीचे मैंने शब्द क्या लिखवाया, सस्पेंड करना। सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है,
टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए उनकी गतिविधियों को रोक देना। सस्पेंड का मतलब तो यही होता है ना, मान लो आज किसी को सस्पेंड कर दिया, 2 महीने के लिए सस्पेंड है, उसके बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, अगेन वो ज्वाइन कर सकता है अपना काम। तो इन्होंने बोला कि देखो 2 महीने तक प्रेसिडेंट वहां की सरकार को, वहां की विधानसभा को डिसमिस नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता, सस्पेंड कर सकता है। तो 2 महीने का टाइम पीरियड जो है, जब तक अप्रूव नहीं हो जाता बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल, तब तक वो उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको डिसमिस नहीं कर सकता। आफ्टर द अप्रूवल वो डिसमिस कर सकता है। तो मतलब क्या है, बिफोर अप्रूवल ओनली सस्पेंशन इज अलाउड। जब तक प्रेसिडेंट रूल अप्रूव नहीं हो जाता पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक के लिए वो सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस नहीं कर सकता। डिसमिस कर दिया तो मतलब रद्द कर दिया, सस्पेंड कर दिया मतलब 1 महीने के लिए किया है, 2 महीने के लिए किया है, फिर दोबारा से वो रिवाइव कर जाएगी सरकार, वही की वही सरकार अपनी पोस्ट पे पहुंच जाएगी। आप बोल सकते, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था कि क्या इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो लिखो फिर नेक्स्ट। Supreme Court declared that Supreme Court declared that invalidation of President's rule has consequences such as number 1, both council of ministers and the legislative assembly should be restored, रिस्टोर हो जाएगी। सबसे पहली बात, क्या इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है? ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। मैं ऊपर आपको समझा चुका हूं कि अगर मालाफाइड प्रैक्टिस के तहत इसको लगाया गया होगा, इसको क्या कर देंगे, वो इनवैलिड कर देंगे। अच्छा, जब इनवैलिड आप डिक्लेयर कर देता है, सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड डिक्लेयर करता है या हाई कोर्ट इसको इनवैलिड डिक्लेयर करता है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नंबर 1, रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से रिवाइव कर देना। किसको? स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या है? स्टेट का सीएम और उसके मिनिस्टर्स, मतलब स्टेट का एग्जीक्यूटिव। एक तो ये रिस्टोर हो जाएगा, और एक स्टेट की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की विधानसभा, ये भी क्या हो जाएगी? रिस्टोर हो जाएगी। सरकार क्या होती है? यही तो होती है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर। दिस इज द एग्जीक्यूटिव, दिस इज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? रिस्टोर हो जाएंगे। रिस्टोर तो अपने आप ही होने हैं। जब प्रेसिडेंट का रूल जो लगा था उसको इनवैलिड ही बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो दोबारा से थोड़ा ना इलेक्शन होंगे। जो पहले बैठे हुए थे उनको दोबारा से उनकी पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसमें इसी पॉइंट में सेकंड पॉइंट, the validity of the acts done comma orders passed and the laws made during the period of the operation of president's rule would remain unaffected देखो, प्रेसिडेंट का रूल लगा, मान लो पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया, 3 महीने के जब बाद जाके क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है हम इसको इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। तो क्या होगा? प्रेसिडेंट ने वहां की सरकार को जो रद्द किया था, वो सरकार दोबारा से पावर में आ जाएगी।
लेकिन उन 3 महीनों में प्रेसिडेंट ने उस स्टेट के अंदर जो लॉ पास कर दिया, कोई रूल पास कर दिया, क्योंकि 3 महीने के लिए तो उसके पास थी वो स्टेट, तो उस दौरान अगर प्रेसिडेंट ने कुछ भी किया है वो क्या रहेगा, वो अनइफेक्टेड रहेगा। अनइफेक्टेड का मतलब है वो एज इट इज चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। एक बार फिर से सुनो, प्रेसिडेंट रूल लगाया, 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया, 1 महीना उसके बाद चला, 3 महीने पूरे हो गए, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई कि हम इस स्टेट के ऊपर जो प्रेसिडेंट रूल लगा था इसको हम इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल के दौरान स्टेट सरकार को रद्द किया था, वो दोबारा से पावर में आ जाएगी। लेकिन उन 3 महीनों में अगर मान लो प्रेसिडेंट ने कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई लॉ उस स्टेट के लिए बनवाया है, वो खत्म नहीं होगा, वो एज इट इज अनअफेक्टेड चलता रहेगा जब तक स्टेट की सरकार उसको खत्म न करना चाहे, अपने आप खत्म नहीं होगा। तो 3 क्वेश्चन थे, जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं होगा, प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर क्या लिमिट्स होती हैं, और क्या इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है तो उसका नतीजा क्या निकले। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको एसआर बोमई केस में देखने को मिलता है, जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी प्रेसिडेंट रूल के ऊपर क्वेश्चन आए, एसआर बोमई केस अगर आप नहीं लिखते हो तो मतलब आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क तो यही है, और उसको एसआर बोमई जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नीचे नोट बना के लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, the first use of president rule under article 356 was in punjab, was in punjab in 1951, in 1951। तो देश का संविधान जो है वो 1950 में लागू हुआ था, अगले ही साल पंजाब के अंदर क्या लग गई थी, प्रेसिडेंट रूल लग गई थी, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी। तो वो लगा दी गई अगले ही साल। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट है जहां पे लगी है, पंजाब। एक पॉइंट इसी नोट में लिख लो, स्टेट्स which have been undergone, states which have been undergone the president's rule, have been undergone the president's rule for the maximum time period, for the maximum time period are नंबर 1, सबसे ज्यादा जहां पे लगा है सबसे ज्यादा बार, वो है मणिपुर, ब्रैकेट में लिख लेना 10 टाइम्स, 10 बार वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा अभी तक। फिर है उत्तर प्रदेश 9 बार, 9 टाइम्स। फिर है पंजाब एंड बिहार 8 टाइम्स, दोनों में 8-8 बार लगा है, पंजाब एंड बिहार दोनों में 8-8 बार लगा है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा बार आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट रूल जो है ये लगाया गया। सबसे पहले कहां पे लगाया गया था, पंजाब में। सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में लगाया गया है, मणिपुर में। इसको याद रखना, दैट्स इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको लिखवाया। ये आपका करंट अफेयर भी है, ये आपका गवर्नेंस का पार्ट भी है, ये आपका पॉलिटी का पार्ट भी, समझ रहे हो, क्योंकि ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। अगर लिखी होती तो ये क्वेश्चन मार्क लगते ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन मार्क को सॉल्व किसने किया, सुप्रीम कोर्ट की इस केस की जजमेंट ने, दैट इज एसआर बोमई जजमेंट। समझ आया यहां तक, ऑनलाइन समझ आया भाई? यस सर। रवीन, हरप्रीत? यस सर। यस सर, समझ आया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे है वो है अबाउट 6th शेड्यूल
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा न्यूज में चला है, क्यों न्यूज में चला है बताओ जरा। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों न्यूज में सर चला है? यूपी और बिहार में किन कारणों की वजह से लगा था? किसमें? पंजाब में जो रीजन है वो क्लियर नहीं है बेटा, तभी मैंने लिखवाया नहीं है। 51 में जब लगाया गया था, रीजंस वर नॉट क्लियर, मतलब उस टाइम पे कांग्रेस जो थी वो मेजोरिटी में चल रही थी और कांग्रेस को पूछने वाला कोई था नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंचा नहीं, तो अपनी मन मर्जी से इन्होंने लगाया था। रीजन डिक्लेयर ही नहीं किया था कि किस रीजन के ऊपर लगा रहे हैं, बस सरकार रद्द कर दी वहां। ठीक है, ऑफिशियली यही डाटा है हमारे पास, रीजंस आर नॉट क्लियर। नेक्स्ट, 6th शेड्यूल क्यों न्यूज में रहा है? हाँ, जो लद्दाख वाले प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से। लद्दाख में देखा था ना, वो वांगचुक करके जो है, वो 3 इडियट मूवी में जिसकी स्टोरी दिखाई गई है, वो बैठा हुआ था, धरने पे बैठा था कि नहीं बैठा हुआ था, वहां पे कितनी जनता उसके साथ बैठी हुई थी। वो क्या करना चाह रहे थे? लद्दाख यूनियन टेरिटरी को संविधान के 6th शेड्यूल की लिस्ट में लिखवाना चाह रहे थे। अब ये है क्या चीज, तो लिखो इसमें सबसे पहले, द पीपल ऑफ लद्दाख वर प्रोटेस्टिंग या आर प्रोटेस्टिंग, people of Ladakh are protesting for Ladakh, people of Ladakh are protesting for Ladakh to be recognized, to be recognized as a tribal area, as a tribal area under 6th schedule, under 6th schedule। ठीक है, तो यहां पे लद्दाख की जनता प्रोटेस्ट कर रही है कि लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल के जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें इसको ऐड करो। ट्राइबल एरिया जब मैं बोल देता हूं तो समझ जाओ कि ट्राइबल एरिया में बाहर की सरकारों का कुछ नहीं चल पाता। केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार में कोई ट्राइबल एरिया है तो वो सरकार का वहां पे कंट्रोल नहीं रहता है। वहां पे जो लोकल ट्राइबल एरिया है उनका कल्चर जो है वो वहां पे चलेगा। अगर किसी भी एरिया को आप 6th शेड्यूल में रख देते हो तो वहां पे सरकार अनलिमिटेड हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, टूरिज्म अनलिमिटेड नहीं हो सकता, सरकार वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कोई खान खुदाई या कुछ ऐसा कुछ इंडस्ट्रीज ये नहीं लगा सकती, क्योंकि वो हो जाता है ऑटोनॉमस एरिया आप बोल सकते हो, जिसके ऊपर वहां के लोकल लोगों का कंट्रोल होगा, वो जो चाहते हैं वो होगा, ना कि सरकार जो चाहती है। तो लद्दाख ऐसा क्यों करवाना चाह रहा है? क्योंकि लद्दाख में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। सरकार ने वहां पे इंडस्ट्रीज प्लान कर रखी है, वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क प्लान कर रखे हैं, जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें लद्दाख में नहीं चाहिए, हमारा लद्दाख बर्बाद हो जाएगा अगर यहाँ पे पोल्यूशन आप करोगे। पहले ही लद्दाख एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, ऊपर से अगर वहां पे ये सब करोगे तो थोड़ी बहुत बर्फ ऊपर जमी हुई है जिसके पिघलने के बाद उनको पीने के लिए पानी मिलता है, वो सारी पिघल जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा लद्दाख में पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा, तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो बोल रहे हैं हमें 6th शेड्यूल में ऐड करो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6th शेड्यूल का मतलब क्या है, तो लिखो फिर नीचे 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल्स 244 clause 2, under article 244 clause 2 and article 275 clause 1, article 275 clause 1 of the constitution is provided for the administration of the tribal areas
Administration of the tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Tripura and Mizoram. प्रेजेंटली 6th शेड्यूल में इन 4 स्टेट्स के कुछ कुछ ट्राइबल एरियाज हैं वो आते हैं, सारी की सारी स्टेट्स नहीं आती हैं। इन स्टेट्स में प्रेजेंट जो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे कुछ जनजातियां कुछ ट्राइब्स रहती हैं वो आते हैं। कौन सी 4 स्टेट्स के? ये 4 स्टेट्स जो कहां पे आपको देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखते हो तो इस तरीके से ये सारी स्टेट्स आपको वहां पे देखने को मिलती है। यहाँ पे है मेघालय, ये पूरा आपका असम हो गया, ये आपका त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है, ये अरुणाचल, ये नागालैंड और ये मणिपुर, और इधर तक आपका क्या है? असम। तो दो तो ये हो गए असम मेघालय एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, दो ये हो गए मिजोरम त्रिपुरा, ये भी एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज हैं वो प्रेजेंटली 6th शेड्यूल में आते हैं। और कौन सी आर्टिकल्स हैं जो इनको पावर्स प्रोवाइड करते हैं? आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। अब पावर्स क्या होती हैं तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 6th शेड्यूल एम्पावर्स, 6th schedule empowers the governor of state, empowers the governor of states to create autonomous 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 district councils, autonomous district councils इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, and autonomous regional councils, autonomous regional councils for these four states, for these 4 states. So इन आर्टिकल्स के तहत आप बोल सकते हो इन स्टेट्स के गवर्नर्स के पास पावर होती है क्या करने का? एक तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का और एक ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स बनाने का। ये ऑटोनॉमस 2 बॉडीज बनाई जाती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स। ये क्या कर सकते हैं, इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो या फिर इसी पॉइंट में 2 सब पॉइंट लिख लेना। सबसे पहले लिख लो एडीसी के बारे में, बेसिक सा लिखवा देता हूं, बाकी तो पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। एडीसी के बारे में लिख लो। इट कंसिस्ट्स नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 30। not more than 30 members, out of which 4 are nominated by the governor, out of which 4 are nominated by the governor, comma, rest are elected, rest are elected. However, Bodoland Territorial Council, Bodoland, B-O-D-O-L-A-N-D, Bodoland Territorial Council is an exception, It can have up to 46 members. It can have up to 46 members. बोडोलैंड का तो मुद्दा बहुत बड़ा है ना, ये असम में पड़ता है। असम का ये जो ऊपर वाला एरिया है ना पूरे का पूरा, इसको बोलते हैं बोडोलैंड, ट्राइबल एरिया है।
ये एरिया को तो ये लोग अलग से स्टेट बनाना चाहते हैं, कई बार तो अलग से देश बनाने की बात भी करते हैं, तो यहाँ पे मुद्दा थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा कि 30 मेंबर होते हैं और 30 में से क्या है, 4 जो है वो तो गवर्नर सीधा रखता है और बाकी 26 जो होते हैं उस एरिया के लोग इलेक्ट करते हैं, आप बोल सकते हो। तो 4 तो होते हैं नॉमिनेटेड और 26 होते हैं इलेक्टेड। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक स्पेशल केस है, वो है बोडोलैंड का। बोडोलैंड में अप टू 46 हो सकते हैं, बाकी हर जगह आपको कितने देखने को मिलेंगे, 30। बोडोलैंड कहाँ पे है, असम में, वो एक एक्सेप्शन है, आप बोल सकते हो। वहां के एडीसी के अंदर 46 मेंबर हो सकते हैं। दूसरा एआरसी लिखो, तो उसमें लिखना इफ देयर आर different scheduled tribes, if there are different scheduled tribes in an autonomous district, in an autonomous district, then governor may divide, then governor may divide the area into smaller ARC, that is autonomous regional council, into smaller ARC, autonomous regional council। देखो ये सिंपल चीज है। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के अंदर मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज ए। उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही तरह का ट्राइबल ग्रुप रहता है, तो उनके लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडीसी बना दिया जाएगा, ये रीजनल काउंसिल आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन अगर उसी ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो मुझे 4 तरह के ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो उन सब का एक साथ एडीसी तो बनेगा ही बनेगा। हर एक का अपना अपना छोटे लेवल पे एक रीजनल काउंसिल भी बनेगा। वो जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं तो उन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए अलग अलग उनके रीजनल काउंसिल हो सकते हैं जो उनकी रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे। अदरवाइज पूरी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बनता ही बनता है, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, benefits Ladakh will get if included in 6th schedule। सब हेडिंग सा बना लो, benefits Ladakh will get if included in 6th schedule। अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाता है या फिर कोई भी स्टेट का एरिया अगर 6th शेड्यूल में जाता है तो उसको क्या फायदा होता है, तो जो फायदे लद्दाख को होंगे वही फायदे बाकियों को भी होते हैं। नंबर 1, एडीसी। एडीसी का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये वो नहीं है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, ये कंफ्यूज मत करना इसको एडीसी के साथ, वो एडीसी अलग होता है, ये एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। द एडीसी कुड एड्रेस द स्पेसिफिक लोकल इश्यूज ऑफ लद्दाख, specific local issues of Ladakh such as environmental protection, such as environmental protection, comma, tourism management, etc. tourism management etc. सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लद्दाख के जो रीजनल मुद्दे हैं अब वो केंद्र सरकार नहीं देखेगी, क्योंकि लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के सारे मुद्दे किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल सरकार के पास। अगर यहाँ पे ऑटोनॉमस इसको बना दिया जाता है, इसको 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो एडीसी बनेगा, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगे लद्दाख के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे ले एक डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर, उनके जो एडीसी हैं वो अपने मुद्दे खुद सुलझाएंगे, केंद्र सरकार की पावर वहां पे खत्म हो जाएगी। कौन से मुद्दे, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेगी,
टूरिज्म को यहाँ पे कितना अलाउ करना है, कितना अलाउ नहीं करना, वो सारी चीज। नंबर 2, लद्दाख लद्दाख will enjoy Ladakh will enjoy land rights because sixth schedule would safeguard the land and forest rights of the tribal communities। ये सबसे बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार के। अभी केंद्र सरकार क्या कर रही थी, वहां की जो सरकारी प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज, अडानीज, इनको बेच रही थी और इनकी कंपनियां वहां पे लग रही थी, आप बोल सकते हो। ये नहीं कर पाएंगे ये इसके बाद। अगर किसी एरिया को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया तो वहां की जो जमीन है उसके ऊपर लोकल ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार हो जाता है। उनकी जमीन को आप बाहर के किसी बंदे को नहीं बेच सकते, बाहर का कोई बंदा वहां पे लैंड नहीं खरीद सकता, बाहर का बंदा कोई वहां पे जाके इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकता, जब तक वो लोग खुद ना चाहे तब तक। तो मतलब इससे क्या होगा, लद्दाख की जमीन कोई बाहर का बंदा ट्राइबल जमीन को खरीद नहीं पाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इन स्टेट्स में भी जो ट्राइबल एरियाज 6th शेड्यूल में है, वहां पे जाके आप जमीन वगैरह कुछ नहीं खरीद सकते, वहां पे सरकार अपने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती। तो लद्दाख अगर पूरे का पूरा इसमें आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वहां पे भी ये सारी चीजों के ऊपर बंदिश लग जाएगी और लद्दाख का जो डिग्रेडेशन हो जाना है उससे वो बच जाएगा, आप बोल सकते। तीसरा, इट विल हेल्प टू सेफगार्ड cultural heritage and traditional customs of the Ladakhi people देखो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी ट्राइबल एरिया को 6th शेड्यूल में रखते हो तो वहां पे बाहर के बंदा उनकी परमिशन के बिना एंटर भी नहीं हो सकता। वहां पे जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी, आप बोल सकते हो। वहां पे कोई काम धंधा स्टार्ट करने के लिए आपको परमिशन लगेगी। तो मतलब क्या है, उनके कल्चर का डिसोल्यूशन नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, बाहर के बंदे, अब देखो हर जना खना लद्दाख में घूमने के लिए चला जाता है, तो ये अपना मॉडर्न कल्चर जो वहां पे लेके जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, उनके जो बच्चे हैं इन चीजों को देख के आप बोल सकते हो अपने कल्चर को भूल रहे हैं। तो अगर लद्दाख में आने जाने के ऊपर थोड़ी सी बंदिश लग जाएगी उस एरिया में, तो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो सरवाइव कर जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। पंजाब में देख लो, पंजाब में कोई पंजाबी कल्चर है? नहीं, सब तो खत्म हो गया ना। अब हिमाचल में पहले था, हिमाचल में भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जितना आप मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हो उतना ही आपके ट्रेडिशंस खत्म होते जाते हैं, वही चीज है। नेक्स्ट, एडीसीज ऑफ लद्दाख, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होंगे, एडीसीज ऑफ लद्दाख would have greater control over mineral resources, comma, they can manage them more effectively, अभी वहां के जो लोकल जनता है उनका लद्दाख के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, इतने पहाड़ लद्दाख में है तो ऑटोमेटिकली मिनरल्स तो वहां पे मिलेंगे। रॉक किससे बनती है, मिनरल से बनती है। तो वो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वहां पे जो खानों की खुदाई की जाएगी या कुछ भी किया जाएगा, वो विदाउट द परमिशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं केंद्र सरकार बोले ये तो यूटी है, हम कहीं पे जाकर भी खान की खुदाई करेंगे, नहीं कर सकते हो।
अगर ये 6th शेड्यूल में आ जाता है तो फिर आपको पहले एडीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो 30 बंदे बैठे होते हैं वो पास करेंगे इस चीज को, फिर जाके वो कर पाएंगे, वहां पे माइन वगैरह लगा पाएंगे। तो मतलब वहां के रिसोर्सेज के ऊपर वहां के लोकल जनता का अधिकार ज्यादा हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, देयर कुड बी increased reservation, there could be increased reservation in the government jobs, in the government jobs and educational institutions, and educational institutions for people of Ladakh, for people of Ladakh। तो अगर इसको 6th शेड्यूल में डाला जाता है तो ऑटोमेटिकली लद्दाख में जो सरकारी नौकरियां होंगी, ऑटोमेटिकली जैसे चंडीगढ़ देख लो, यूटी है, यहाँ की खुद की सरकारी नौकरियां हैं कि नहीं, टीचर्स की नौकरियां निकलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की नौकरियां निकलती हैं, म्युनिसिपल की नौकरियां निकलती है ना, ये सारी वैसे लद्दाख में भी होंगी, यूटी है चाहे वो, तो वहां पे भी जो लोकल जॉब्स निकलेंगी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहां पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ जॉब्स जो क्या है वो लोकल जनता के लिए रिजर्व हो जाएंगे। कि लद्दाख में खास तौर पे वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज को मौका दिया जाएगा जॉब करने के लिए। 100% नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लद्दाखी बंदा वहां पे काम कर सकता है, बाहर का भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा जॉब्स किसको मिलेंगी, लद्दाख के बंदे। ये होता है 6th शेड्यूल के एरियाज में कि वहां के लोकल बंदों को नौकरियों में रिजर्वेशन दी जाती है ज्यादा, सिर्फ लद्दाख का होने के लिए उनको रिजर्वेशन मिलेगी, सिर्फ ऑटोनॉमस एरिया से बिलोंग करने के लिए उनको रिजर्वेशन मिलेगी। तो उससे क्या है, वो अच्छा और पढ़ पाएंगे, बाहर के बंदे वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, वो थोड़े से आइसोलेटेड रह पाएंगे जैसे वो रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं जो हो जाते हैं अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ नुकसान भी तो होंगे, तो नीचे लिख लो, इश्यूज रिगार्डिंग 6th शेड्यूल, इश्यूज रिगार्डिंग 6th शेड्यूल। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इससे लद्दाख को या किसी भी 6th शेड्यूल एरिया को, नुकसान क्या हो जाता है। नंबर 1, reduced financial resources, reduced financial resources। तो पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं करने दोगे, माइंस नहीं लगाने दोगे, तो पैसा कहां से आएगा आपके पास। केंद्र सरकार को भी पैसा कम लगाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसे ऑटोनॉमस एरिया में पैसा कम लगाती है, क्योंकि वहां से उनको कोई रिटर्न तो आना नहीं है, आप बोल सकते हो। तो इस वजह से पैसे की कमी हो जाएगी सबसे पहले इन एरियाज में। नंबर 2, इंटर कम्युनिटी डायनामिक्स, इंटर कम्युनिटी डायनामिक्स। फॉर एग्जाम्पल interests of, for example, interests of Buddhist majority, Buddhist majority in the Leh district, in the Leh district, and Muslim majority in the Kargil district, in the Kargil district could be challenging, could be challenging, could be challenging। ये मुद्दा खड़ा हो सकता है। कारगिल वाले एरिया में जो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज मिलती हैं वो मुस्लिम है, क्योंकि कारगिल पड़ता है इधर जम्मू एंड कश्मीर वाली साइड। बाकी पूरे लद्दाख में आपको बुद्धिस्ट लोग देखने को मिलेंगे, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं। लद्दाख के विद इन आपके मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट एरियाज बिल्टअप हो जाएंगे, जो बाद में क्लैश कर सकते हैं, आप बोल सकते हो। अभी तो सबके ऊपर कॉमन सेंटर सरकार का कंट्रोल चलता है, लेकिन अगर ऑटोनॉमस एरिया बना दोगे तो सरकार का कंट्रोल तो कम हो जाएगा, तो फिर वो एक दूसरे के एंटी खड़े हो सकते हैं, मुस्लिम और बुद्धिस्ट वाला रौला पड़ सकता है उधर। ठीक है, देन एक और लिख लो, लद्दाख इज लोकेटेड, लद्दाख इज लोकेटेड at a sensitive border, Ladakh is located at a sensitive border of India with China and Pakistan,
sensitive border of India with China and Pakistan. Comma, increased autonomy होती है, autonomy might complicates the security matters. ध्यान से देखो, लद्दाख का एक तरफ से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और वो भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और एक तरफ कौन बैठा है? चाइना, और चाइना इधर ही तो गड़बड़ कर रहा है खास तौर पे। इस तरीके से आपको इंडिया का मैप देखने को मिलता है कुछ नॉर्थ में। ये जो पूरा एरिया है दिस इज लद्दाख। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एरिया किसके पास है? चाइना के पास। और ये एरिया किसके पास है? पूरे का पूरा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लद्दाख के पास तो यही बचा, एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है। दोनों ही एरिया बहुत सेंसिटिव है। मैंने आपको इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन समझाए हैं, और दोनों में ये चीजें हमने देखी। यहाँ पे अगर आप बहुत सारे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना देते हो, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बनाना मतलब वहां के एरियाज में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कम, तो उन एरियाज में आके टेररिस्ट छुपे या कोई और कोई यहाँ पे कार्रवाई कर दे, कुछ भी हो, वो गड़बड़ हो जाएगी आपको। बॉर्डर वाले एरिया में सरकार को कंप्लीट कंट्रोल चाहिए होता है। जैसे अगर आपने देखा हो, रिसेंटली मुद्दा खड़ा हुआ था पंजाब में भी कि बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर के दायरे में जो भी विलेजेस वगैरह आते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी इंसिडेंस होता है तो वो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंट्रोल में चला जाता है। पुलिस का वहां पे गाड़ी नहीं चल पाएगी, पुलिस वहां पे कंट्रोल इतना नहीं कर पाएगी, स्टेट पुलिस। केंद्र की जो बीएसएफ है उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। अब ऐसा सरकार क्यों करती है ये सारी चीजें? उसके पीछे एक ही कारण होता है कि बॉर्डर के अलोंग जो एरिया है वहां पे केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल रहे, क्योंकि सिक्योरिटी उनका मुद्दा है, स्टेट सरकार का मुद्दा नहीं होता बॉर्डर सिक्योरिटी, ये केंद्र का मुद्दा होता है। और अगर आप इन बॉर्डर एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना दोगे तो मतलब क्या, उनकी पावर्स को आप कम कर रहे हो, केंद्र सरकार की पावर को। तो यहाँ पे कल को कोई गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और गड़बड़ तो होगी, दोनों तरफ दुश्मन बैठे हुए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टेबल बनाओ जिसको आप याद रखोगे। जैसे ये 6th शेड्यूल की हम बात करते हैं, वैसे ही हमारे पास 5th शेड्यूल भी होता है। तो ऐसे 3 आपने बना लेने हैं कॉलम्स। 5th शेड्यूल, उसमें भी देखो ट्राइबल एरियाज आते हैं लेकिन उनकी पावर्स अलग होती हैं। 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज की पावर अलग होती है। तो क्या डिफरेंस है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ फीचर्स लिखेंगे और फिर देखेंगे 5th शेड्यूल में उसका क्या होता है, 6th शेड्यूल में उसका क्या होता है। सबसे पहला फीचर है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल कहां पे होगा ये? एप्लीकेबिलिटी तो लिखना, इसमें लिखना 5th शेड्यूल में इट अप्लाइज टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज, इट अप्लाइज टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज in any state of India, in any state of India, ब्रैकेट में लिख लेना currently in 10 states, currently in 10 states, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के ट्राइबल एरिया को 5th शेड्यूल में रखा जा सकता है। कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि इतनी कोई पावर वहां के लोकल लोगों को मिलती नहीं है इसमें। प्रेजेंटली 10 ऐसी स्टेट्स हैं हमारे पास जहां में आपको 5th शेड्यूल के एरियाज देखने को मिलेंगे। गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, कोई मुद्दा नहीं। लेकिन इस वाले में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। इस वाले में अपनी स्टेट के ट्राइबल एरियाज को ऐड करवाना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लगता है, जैसे लद्दाख कर रहा है। देखिए तो लिखो इसमें
करंटली इट इज एप्लीकेबल ओनली इन असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 4 एरियाज ही है ना, ये सिर्फ 4 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को नहीं मिलता। फिर उसके बाद सेकंड फीचर है एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में क्या खास सुविधा मिलती है? तो यहां पे हमारे पास होते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स कि जिस स्टेट में ट्राइबल एरिया है उस ट्राइबल एरिया का एक एडवाइजरी काउंसिल बना दो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सलाह मशवरा देगा। सलाह मशवरा, पावर बहुत कम होती है उनके पास, सलाह देने की पावर है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल, जिनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, प्रशासन में काफी डोमिनेट करते हैं। लेकिन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बस एडवाइस ही देता है थोड़ी बहुत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देन एम्फेसिस। एम्फेसिस किस चीज के ऊपर होता है? किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं ये? 5th शेड्यूल में लिखना प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल राइट्स। यहाँ पे खास तौर पे मुद्दा होता है कि ट्राइबल्स के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल राइट्स। ट्राइब के कुछ अधिकार होते हैं ना, फॉरेस्ट राइट्स होते हैं एंड ऑल, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। ट्राइबल राइट्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा इकोलॉजी में? नहीं पढ़ा? फिर किस दिन पढ़ लेंगे इसमें हमारे करंट अफेयर में। फिर ट्राइबल राइट्स दूसरी तरफ है सेल्फ गवर्नेंस। इसमें आता है कि हम अपने आप को खुद ही रूल करेंगे। सेल्फ गवर्नेंस, इसमें रूल कौन करता है? सरकार ही रूल करती है स्टेट की। यहाँ पे वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुद रूल करता है। तो वहां पे ट्राइब अपने आप को खुद चलाती हैं। यहाँ पे ट्राइब्स के अधिकारों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाता है सरकार के द्वारा कि उनको अधिकार मिल सके। बहुत डिफरेंस है ना इस चीज में। देन लास्ट पीसा एक्ट, PESA, पीसा एक्ट। पीसा है पंचायती राज एक्सटेंशन, पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज। पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996, 1996। पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996। अच्छा ये है क्या, पहले इसको समझो। हमारे देश के अंदर 1992 में पंचायत को संविधान में लिखा गया और संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर पंचायत बननी स्टार्ट हुई। कब? 1992 से, अगर आपको याद हो 73rd अमेंडमेंट। लेकिन वो जो पंचायत बनी वो सिर्फ बनी स्टेट्स के अंदर। जिन स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज थे वहां पे संविधान के अकॉर्डिंग पंचायत नहीं बनती थी। तो उन शेड्यूल एरियाज में पंचायत बनवाने के लिए 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते पीसा एक्ट। तो वो यहाँ पे तो एप्लीकेबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, राइट? सो लिख लो यहाँ पे ही एप्लीकेबल है। मतलब इन एरियाज में जो सरकार बनेगी वो अकॉर्डिंग टू द सरकार इन द सेंस पंचायती राज जो सरकार, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, पंचायत बनती है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। बट यहाँ पे उनका जो भी सिस्टम है वो वैसे रहेगा क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि 6th शेड्यूल एरियाज में पीसा एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो 6th शेड्यूल में एप्लीकेबल नहीं है, 5th शेड्यूल में एप्लीकेबल है। इस चीज को आपने ध्यान देना, इट इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 6th शेड्यूल के रिलेटेड आप बोल सकते हो न्यूज में चल रही थी। उसके बाद लिखो
एक इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड एक खबर हमारे सामने आई, दैट इज द कॉमनवेल्थ। द कॉमनवेल्थ ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी है जिसको रिसेंटली इनकी जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया गया था, तो ये न्यूज में चल रहा था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सुने तो लिखो फिर इसमें। द ईयर 2024, द ईयर 2024 mark the 75th anniversary, mark the 75th anniversary of the modern Commonwealth, which came into existence after signing the London Declaration, of 1949। सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लो, कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज का ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स की गुलाम रही। कॉमनवेल्थ 1913-12 के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था, आप बोल सकते हो, लेकिन जो आज का कॉमनवेल्थ आपको देखने को मिलता है ये बना है 1949 में। 1949 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म हुई है? 1945 में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स की जो गुलाम कंट्रीज थी वो सारी फ्री होगी। फ्री होगी मतलब अब उनको कॉमनवेल्थ में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टिल कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप को रेटिफाई किया। क्यों रेटिफाई किया? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉमनवेल्थ जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। ये वैसा कॉमनवेल्थ नहीं है आज वाला जैसा पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्जिस्ट करता था। कि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर क्या थे? रूलिंग पार्टी, और बाकी कंट्रीज क्या थी? कॉलोनीज। 1949 में जब ऑलमोस्ट सारी कॉलोनीज फ्री हो गई थी तो लंदन में एक डेक्लेरेशन साइन की गई जिसके तहत एक मॉडर्न कॉमनवेल्थ बनाया गया। इसमें सारी वो कंट्रीज आज के टाइम पे आपको देखने को मिलती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की गुलाम रही। पहले कौन सी कंट्रीज हुआ करती थी 49 से पहले? जो ब्रिटिशर की गुलाम थी वो कंट्रीज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, लेकिन 49 के बाद जो कॉमनवेल्थ है उसमें वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिशर्स की गुलाम रही है, आप बोल सकते हो। तो 49 में ये बना आज का कॉमनवेल्थ जो है। 2024 में इसको 75 साल पूरे हो रहे हैं, और जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के 75 साल, 100 साल, 125 साल पूरे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो लिखो इसमें currently Commonwealth has 56 member countries. Currently Commonwealth has 56 member countries, comma, the membership spread over every continent and ocean of the world। हर कॉन्टिनेंट के ऊपर आपको कोई ना कोई कंट्री देखने को मिल जाएगी, हर समुद्र का कोई ना कोई आइलैंड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी मेंबरशिप फैली हुई है, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसमें आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नाउरू NAURU, Nauru is the smallest member country, and
India is the largest member country. India is the largest member country of Commonwealth. Of Commonwealth. नाउरू आपको पता कहां पे देखने को मिलेगा? कल मैंने आपको कॉरल सी नहीं करवाया था, कॉरल सी याद है? वो पपुआ न्यू गिनी के पास और ये सोलोमन आइलैंड कंट्री, उसके पास छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है नाउरू। वो सबसे छोटी मेंबर कंट्री है। और सबसे बड़ी मेंबर कंट्री कौन हो जाएगी ऑटोमेटिकली? इंडिया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया में भी अच्छा खासा है। नेक्स्ट, लास्ट 4 कंट्रीज जिन्होंने सबसे आखिर में ज्वाइन किया है इसको, लास्ट 4 कंट्रीज टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, लास्ट 4 कंट्रीज टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ वर मोजेम्बिक, MOZAMBIQUE, मोजेम्बिक, कॉमा रेवांडा, RWANDA, रेवांडा, कॉमा गैबन, GABON, गैबन, कॉमा टोगो, टोगो, ब्रैकेट में लिख लेना। ऑल आर अफ्रीकन कंट्रीज, all are African countries and have no historical ties, and have no historical ties to the British Empire, to the British Empire, to the British Empire। ठीक है, ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं, 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया था। ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब की सब क्या है? ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज है। और इन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है 2022 में, आप बोल सकते हैं। अदरवाइज कॉमनवेल्थ में सारी की सारी आपको कॉलोनीज ही देखने को मिलती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इंडिया रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, इंडिया रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ in May 1949, in May 1949। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को हमने कब रेटिफाई किया है, मतलब कब अनुमति दी है? हमने दी है 1949 के मई में। अगर आपको याद हो, उस टाइम पे हमारे देश में पार्लियामेंट तो था नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो उस टाइम पे हमारे देश का संविधान लिख रही थी 1949 में। 1949 में सरकार नहीं थी उस टाइम पे, सरकार तो 52 में जाके बनी है। उससे पहले क्या था? आजादी से 52 तक क्या था आपकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधानिक सभा जो हमारा संविधान लिख रही थी उस टाइम पे। उन्होंने मई 1949 में रेटिफाई किया था इस मेंबरशिप को। तो ये बेसिक बेसिक चीजें इसको याद रखना। देन द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटेरिएट, द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट मतलब इनका सकत्तर, are located in London, United Kingdom, are located in London, United Kingdom। राइट, इनके हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो सारा किया कराया है ही, आप बोल सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, एक आधा और लिख लो इसके बारे में, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। All the members of Commonwealth, all the members of
कॉमनवेल्थ are considered equal, comma, heads of the government of member countries, heads of the government of member countries meet every second year, comma, latest meeting held in Rwanda, in 2022 में इनकी रिसेंट मीटिंग हुई है, कहां पे? रवांडा के अंदर। ठीक है, अभी फिर 2024 में होगी। दो 2024 की मीटिंग कहां पे होनी है वो भी लिख लो। इन 2024 बिटवीन 21 to 25 अक्टूबर, 21 से 25 अक्टूबर, बिटवीन 21 to 25 अक्टूबर, मीटिंग ऑफ या समिट ऑफ कॉमनवेल्थ will be held in आपिया, APIA जगह का नाम है आपिया, a capital city of सामोआ, SAMOA, सामोआ। ये भी पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन में, वहां पे बड़े छोटे छोटे आइलैंड पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ना। सामोआ में होनी है 2024 की मीटिंग। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ जो होता है वो कौन होता है? ब्रिटेन। हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ की मीटिंग्स में कौन होता है हेड? सारी कंट्रीज का हेड कौन रहता है? हमेशा ब्रिटेन। ये कब बना है? 1949 में। इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी कॉमनवेल्थ बनने के बाद, वो हुई थी 71 के अंदर। 71 से लेके अभी तक के लिए हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ कौन रहा होगा? जो ब्रिटेन का राजा रानी होगा, और रानी एक ही थी, दैट इज एलिजाबेथ सेकेंड। उसके बाद उसका बेटा आया है चार्ल्स। तो मतलब अभी तक दो ही हेड ऑफ कॉमनवेल्थ रहे हैं, एक तो एलिजाबेथ सेकेंड और इसका बेटा आ गया चार्ल्स थर्ड। इसको आपने याद रखना, तो ये भी लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में। हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ इज मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम, head of the commonwealth is monarch of united kingdom, comma, between 1971 to 2022 ब्रैकेट में लिख लेना। फर्स्ट मीटिंग टू फर्स्ट मीटिंग टू 26th मीटिंग। हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ वॉज क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को लिखना रोमन में। फर्स्ट मीटिंग से लेके 26वीं मीटिंग जो 2022 में हुई है, उसमें कौन रही है हेड ऑफ कॉमनवेल्थ? क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि वही मोनार्क थी यूके की, राजा क्वीन वही थी, आप बोल सकते हो रूलर, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कौन? प्रेजेंटली हेड ऑफ कॉमनवेल्थ इज चार्ल्स थर्ड, किंग चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स थर्ड, जो एलिजाबेथ का बेटा है और प्रेजेंटली यूके का राजा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो प्रेजेंटली कौन है हेड ऑफ कॉमनवेल्थ? चार्ल्स
थर्ड। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, कॉमनवेल्थ में जो 56 कंट्री हैं, यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो ग्लोबल पॉपुलेशन की कितना हिस्सा बनता है, उन सब चीजों के बारे में हम लिखते हैं। तो लिखो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कंसिस्ट्स 32% of the total population of the world, 32% of the total population of the world। दुनिया जहान में जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 32% पॉपुलेशन इन 56 कंट्रीज में बैठी हुई है। 32% of the total population of the world, comma, more than 60% of the Commonwealth population, more than 60% of the Commonwealth population is below or 29 years of age, is below or 29 years of age। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जो टोटल पॉपुलेशन बैठी है उसमें से 60% पॉपुलेशन 29 या 29 साल से कम वाली है। तो मतलब कॉमनवेल्थ कंट्री में दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। दुनिया में ज्यादातर जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो आपको कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलेंगी? कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ये अच्छी चीज होती है। इंडिया में भी देखो हमारे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बुजुर्गों की। बुजुर्ग तो हमारे डिपेंडेंट सिर्फ 7% ही है, ओनली 7% है। बाकी 68% तो हमारे यहाँ पे 15 से लेके 65 एज वाले हैं, आप बोल सकते हो। 65 से ऊपर वाले तो 7% जनता ही है सिर्फ। तो मतलब हमारे यहाँ पे भी ऐसे सिनेरियो, ऑल ओवर द कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी ऐसा सिनेरियो। ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या है? यंग पॉपुलेशन है। इसको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो न्यूज में चल रही थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड, हमने डिस्कस भी किया था अबाउट नाटो। नाटो तो आजकल बड़ा न्यूज में चलता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिखो फिर इसके बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या है एक्चुअली, मार्च के अंदर ना स्वीडन ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इसके बारे में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 1949 में यूएसए के द्वारा एक मिलिट्री अलायंस बनाई जाती है। 1949 में क्या चल रहा था उसके बारे में आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर वाला जो एरा था ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1949 में फिलहाल के लिए इतना सुन लो कि एक तरफ यूएसए खड़ा हुआ था और उसके सामने यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रशिया और इसकी 14 मेंबर कंट्रीज आप बोल सकते हो, 15 कंट्री से मिलकर बनता था यूएसएसआर। कंट्री थी एक जो आज एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों आपस में कोल्ड वॉर में थे, एक तरीके से मतभेद हो चुके थे। उस टाइम पे यूएसए ने क्या किया, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया, 12 दोस्तों का ग्रुप बनाया जिसको बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। आज उस नाटो में 32 मेंबर है। अभी भी ध्यान से देखो, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अब यूक्रेन को हेल्प करने के लिए कौन आ रही है? नाटो कंट्रीज। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है लेकिन यूएसए का सपोर्टर है, तो यूएसए नाटो कंट्रीज के तहत मदद करता है यूक्रेन की अगेंस्ट रशिया। क्या करके? उनको हथियार प्रोवाइड करके, उनको पैसा प्रोवाइड करके, वो चीज हो रही है। तो नाटो में रिसेंटली स्वीडन ने मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया है। नाटो में पहले 31 मेंबर थे, अभी 32 हो गए हैं। और अगर आपको ध्यान से याद हो, यूपीएससी का इस बार जो पेपर हमारे पास आया है उसमें एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा हुआ था कि टर्की ने नाटो की मेंबरशिप को छोड़ दिया है। वो इसीलिए था कि मार्च के अंदर क्या हुआ था, स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया। नाटो के बाकी जो 32 मेंबर है उसके बारे में आपको थोड़ा अंदाजा तो होना चाहिए। टर्की इज प्रेजेंटली मेंबर ऑफ नाटो, तो वो स्टेटमेंट गलत थी जो यूपीएससी के एग्जाम में दी हुई थी। आप देखना वहां पे 3, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मैं भूल गया, ऐसे
पेयर्स वाला था, इधर नाम लिखे हुए थे कंट्रीज के, सामने इवेंट लिखा हुआ था, तो उसमें 3 पेयर थे, उसमें से एक पेयर था टर्की वाला, कि टर्की ने नाटो की मेंबरशिप को छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है, तो वो पेयर आपका गलत था, आप बोल सकते हो। वो इसीलिए क्वेश्चन आपका आया हुआ था नाटो के ऊपर, क्योंकि नाटो का एक नया मेंबर ज्वाइन किया था, दैट इज स्वीडन। अभी HAS का एग्जाम भी है, कल कल HAS का एग्जाम है, उसमें भी देखना है, एक आधा क्वेश्चन पक्का आएगा, बाकी पता नहीं चलता स्टेट का, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे न्यूज में बहुत है ना, यूक्रेन वॉर की वजह से, और फिर मेंबर एक नया बन गया, तो फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखना है इसमें, स्वीडन हैज ज्वाइंट, स्वीडन हैज ज्वाइंट नाटो एज अ 32nd मेंबर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है नाटो के बारे में, इसको भी 75 साल हो गए, क्योंकि ये भी 49 में बना था, तो इसको भी 75 ईयर्स हो गए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वीडन हैज ज्वाइंड नाटो, NATO कैपिटल में, नाटो एज अ 32nd मेंबर, कॉमा, ईयर 2024 मार्क्ड, ईयर 2024 मार्क्ड 75th एनिवर्सरी ऑफ नाटो, 75th एनिवर्सरी ऑफ नाटो। अच्छा, नाटो के बारे में कुछ बेसिक चीजें लिख लेते हैं, वैसे तो आप लोगों ने पहले लिखी हुई है, लेकिन एक टेबल सा बना लेते हैं, इस तरीके से ऐसे बनाते जाना। सबसे पहले नाटो का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है, मतलब नाटो बना कब है, तो यहां पे लिख लेना 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और इसको बोला जाता है वाशिंगटन ट्रीटी। वाशिंगटन ट्रीटी क्यों बोला, क्योंकि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक, अगर तुम लोग ध्यान से समझो, हर एक चीज का, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है, अगर तुम समझने की कोशिश करो। नॉर्थ अटलांटिक की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ अटलांटिक ना, अब इसमें देखना ध्यान से, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक, इधर क्या पड़ती है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इधर क्या पड़ता है, कनाडा, USA, इन कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जो बॉर्डरिंग कंट्री है, जिसमें वेस्ट यूरोप की कंट्रीज आती है, UK हो गया, फ्रांस हो गया ये, और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज आती है, कनाडा हो गया, USA हो गया, ये, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। कहां पे साइन हुई थी, वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC क्या है, कैपिटल ऑफ USA, तो इसको या तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बोलते हैं या वाशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं। इसके तहत 1949 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसको बनाया गया, ठीक है। फिर नंबर 2, फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स टोटल 12 कंट्रीज थी, 12 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर नाटो को बनाया था। टोटल 12 कंट्रीज थी, कौन कौन सी, नाम लिख लो। एक तो है बेल्जियम, बेल्जियम, फिर है डेनमार्क, फिर है फ्रांस, फिर है आइसलैंड, आइसलैंड, फिर है इटली, फिर है नॉर्वे, फिर है नेदरलैंड्स। ये सारी देखो, ये वेस्ट में पड़ती हैं, मैंने आपको ये सारी कंट्रीज के बारे में कहीं ना कहीं बताया है, कब, जब ज्योग्राफी के मैपिंग कर रहे थे, सारी कंट्रीज के बारे में, एक एक कंट्री के बारे में मैंने लिखवाया हुआ है आपको, अगर आपको पता हो, कहीं ना किसी ओशन के साथ ये कनेक्ट है, नॉर्थ सी के साथ, नॉर्वेनियन सी के साथ, फिर मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया नीदरलैंड्स, उसके बाद है पोर्तुगल, PORTUGAL, पोर्तुगल,
फिर उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लिश चैनल के पास पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम। फिर यूएसए एंड कनाडा, 12 हो गए, काउंट करो, 11 हुए। बेल्जियम हो गया, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, अच्छा ये नहीं हुआ, लग्जमबर्ग, LUXEMBOURG, लग्जमबर्ग। अगर लग्जमबर्ग आपको याद हो तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा नेदरलैंड के बिल्कुल पास, राइट, लग्जमबर्ग। ठीक है जी, तो ये 12 कंट्रीज ने मिलकर नाटो को बनाया था। अब लिख लो प्रेजेंट मेंबरशिप, प्रेजेंट मेंबरशिप, ये प्रेजेंट मेंबर्स, तो वो कितने हैं हमारे पास, टोटल 32, टोटल 32 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखना रीसेंट मेंबर्स, रीसेंट मेंबर्स। दो 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया था और 2024 में स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया। 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया, 2024 में स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया। ये दोनों मोस्ट रिसेंट मेंबर हैं, इसको भी याद रखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे छूट गई, हेडक्वार्टर्स। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, ब्रसल्स, BRUSSELS, ब्रसल्स। ब्रसल पड़ता है बेल्जियम में, ब्रसल कहां पे है, बेल्जियम। वही ब्रसल्स में आपको देखने को मिलेंगे इसके हेडक्वार्टर। बेल्जियम अगर आपको याद हो नॉर्थ सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंग्लिश चैनल के बिल्कुल पास, ब्रसल्स। अच्छा, एक नीचे नोट बना के लिख लो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 5, इसके बारे में मैंने आपको IR में लिखवाया था अगर याद हो तो। आर्टिकल 5 of the NATO treaty, article 5 of the NATO, NATO treaty has been invoked, invoke करना मतलब लागू करना, फोर्स में आना, has been invoked only once in 2001, only once in 2001 after 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑफ USA। 9/11, 9/11 का मतलब क्या है, 11 सितंबर 2001, आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑफ USA। ये 9 नवंबर नहीं है, ये 11 सितंबर है, 9/11 अटैक्स ऑफ USA। अच्छा, आपको थोड़ा सा बताया भी था अफगानिस्तान, जब मैंने बताया था हमने लिखा भी था आई थिंक इसके बारे में, 9/11 के अटैक के बारे में। सो 9/11 के अटैक क्या थे, तो अफगानिस्तान में एक ग्रुप बैठा हुआ था, टेररिस्ट ग्रुप, जिसका नाम था अल कायदा। अल कायदा का लीडर उस टाइम पे था ओसामा बिन लादेन। लादेन तो सुना ही होगा सबने। ओसामा बिन लादेन ने अटैक करवाया USA के ऊपर 11 सितंबर 2001 को। अब आर्टिकल 5 के बारे में यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाई, लेकिन IR के नोट्स अगर आप खोल के देखोगे वहां पे लिखी हुई है। आर्टिकल 5 वाशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का क्या बोलता है कि अगर नाटो के मेंबर्स में से किसी एक के ऊपर भी कोई संकट आता है तो बाकी सारे उसको मदद करने के लिए आएंगे। आर्टिकल 5 जो है उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द नाटो ट्रीटी, लिख सकते हो आप, दिल बोला जाता है इसको नाटो ट्रीटी का, या फिर वाशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का। आर्टिकल 5 को बोलते हैं हार्ट, दिल, हार्ट ऑफ द नाटो ट्रीटी।
ये बोलता क्या है कि अगर एक के ऊपर संकट आता है बाकी सारी मेंबर कंट्रीज उसको मदद करने के लिए आएंगी। इसके बारे में हमने आईआर में लिखा हुआ है। सो यही चीज आपको देखने को मिलेगी जब यूएसए के ऊपर 11 सितंबर को अटैक हुआ, और हुआ किसकी तरफ से? अल कायदा कहां पे बैठा हुआ था? अफगानिस्तान में। तो नाटो अपनी फोर्सेस लेके आके कहां पे बैठ गया? अफगानिस्तान में। और अभी 2021 में यूएसए वापस गया अफगानिस्तान से। समझ रहे हो? 20 सालों के लिए यहाँ पे ये बैठा रहा है। तो वो एक बार ही अभी तक की हिस्ट्री में, पिछले 75 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि नाटो मेंबर कंट्रीज अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए सारी इकट्ठी होगी और आर्टिकल 5 को लागू किया गया। सिर्फ एक बार। कब? 2001 के अटैक्स के बाद। सितंबर में अटैक हुआ था, उसी महीने में ये लोग आके बैठ गए थे। कहां पे? अफगानिस्तान में। और अब गए 2021 में, 20 सालों के बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आधा पॉइंट और लिख लो इसके बारे में। recent NATO summit, recent NATO summit held in जुलाई 2023, held in जुलाई 2023 at Vilnius, VILNIUS, at Vilnius, at Vilnius, a city of Lithuania। अब ये कंट्री भी हमने पढ़ी थी, तुम बताओ कहां पे? लिथुआनिया, LITHUANIA। तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें याद है? ऐसे शक्ल नीचे करके बैठ गए हैं। लिथुआनिया कहां पे है? लिथुआनिया कौन सी वाटर बॉडी के साथ लगता है? कर लिया तुम लोगों ने टेस्ट? तो फिर पढ़ना पुढ़ना है नहीं कुछ। कौन सी वाटर बॉडी के साथ लगता है? इसको देखो, मैप देख रही है लड़की, फिर भी नहीं इसको पता चल रहा। बाल्टिक सी के साथ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया मैंने लिखवाया था, इनको बाल्टिक नेशन बोलते हैं। मैंने लिखवाई है ये बात नोट्स में, और 2-4 दिन पहले लिखवाई है। डांट खाते हो फिर बार बार। लिथुआनिया को बोलते हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक सी के साथ नहीं लगता इसका बॉर्डर? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, यही तो है बाल्टिक कंट्रीज। रशिया, फोटो भी आपके पास भेजी हुई है। सो लास्ट इनकी मीटिंग हुई थी जुलाई 2023 में। कहां पे? विल्नियस में, दैट इज इन लिथुआनिया, कॉमा। नेक्स्ट समिट विल बी हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट समिट विल बी हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी इन जुलाई 2024। वाशिंगटन डीसी कहां पे है? यूएसए। विल बी हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी इन जुलाई 2024। नेक्स्ट जो मीटिंग है वो वाशिंगटन डीसी में होगी जुलाई 2024 के अंदर। ठीक है, इसको भी याद रखना। एक पॉइंट और लिखो। नाटो हैज 18 नाटो हैज 18 नॉन नाटो अलाइज। नाटो हैज 18 नॉन नाटो अलाइज। नॉन नाटो अलाइज का मतलब क्या है? नाटो की मेंबर नहीं है ये कंट्रीज, लेकिन नाटो की सपोर्टर है। ये 18 कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ नाटो, इन 32 में नहीं आती है, इससे अलग है, बट सपोर्टर है। नॉट मेंबर बट सपोर्टर, ब्रैकेट में लिख लो, बाद में तुम्हें समझ नहीं आएगा। नॉट मेंबर बट सपोर्टर, नाटो के सपोर्टर है, मेंबर नहीं है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें इंडिया नहीं है।
ठीक है, तो इसमें लिख लो एक पॉइंट, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट our neighbor, but our neighbor Pakistan is part of it. Our neighbor Pakistan is part of it. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेजर नॉन नाटो अलाई, MNNA। इन सबको बोलते हैं MNNA, मेजर नॉन नाटो अलाइज, जो नाटो की मेंबर नहीं है लेकिन इनको सपोर्ट करती है। 18 कंट्री है, उसमें इंडिया नहीं है, उसमें पाकिस्तान हमारा है। देन उसके बाद एक चीज और लिखो, नाटो +5, ये रिसेंट ही है, नाटो +5। नाटो मतलब, नाटो +5 मतलब नाटो की 32 कंट्री और इनकी 5 सपोर्टर कंट्री अलग से, ये 18 वाली नहीं है, ये अलग है। नाटो +5, तो लिखना है इसमें, it came into existence in 2019, it came into existence in 2019 to combat COMBAT, combat मतलब किसी के ऊपर कंट्रोल करना, to combat Chinese power, to combat Chinese power with enhanced defense cooperation, Chinese power with enhanced defense cooperation। ठीक है, तो नाटो ने 2019 में चाइना की बढ़ती हुई पावर को थोड़ा कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 5 कंट्रीज के साथ डिफेंस के हाथ में लाया। आप बोल सकते, वो 5 कंट्रीज कौन सी है, तो लिख लो, +5 includes ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कोई पूछ सकता है इसके बारे में, +5 में कौन कौन सी 5 कंट्रीज है। ये नाटो की मेंबर नहीं है, ये नाटो +5 है, 32 के अलावा 5 कंट्रीज जिनके साथ इन्होंने 2019 में अलायंस बनाई है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप मैप पे थोड़ा जाते हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चाइना पड़ता है, ये साउथ कोरिया है, और ये है जापान, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है न्यूजीलैंड। ये सब इनको काउंटर कर सकते हैं चाइना को पैसिफिक ओशन से। और इधर पड़ता है आपका इजराइल, ये रहा, कहाँ गया, क्या कर दिया इन्होंने, ये मैप में बड़ी गड़बड़ है, इस मैप में गड़बड़ है, इन्होंने दिखाया ही नहीं इसको किसने बना दिया ये इधर है, इजराइल है ही नहीं, देखो इसको मैप को ध्यान से, लिखा हुआ है इजराइल, बनाया है ही नहीं वो इजराइल, कुछ और ही बना रखा है, जॉर्डन ही है अकेला, यहाँ पे है इजराइल जॉर्डन के पास, समझ रहे हो, इजिप्ट और जॉर्डन के पास, इस मैप के ऊपर बना नहीं हुआ, इन्होंने घपला कर रखा है। सो इजराइल तो इनका पक्का मेंबर है, पक्का दोस्त है, आपको पता है, अभी ये गाजा वार में भी ये सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। ठीक है, ठीक है, फिर यहां तक करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, समझ आया खुशप्रीत? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, वो वाली क्लास इंटरनेशनल रिलेशन वाली अगर आपने लगानी हुई तो आप लगा सकते हो, क्योंकि उसमें हम कोल्ड वॉर वाला स्टार्ट करेंगे, और वो मतलब शुरू से ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। ओके सर। लेकिन वो क्लास होगी 12:30 बजे। ओके ओके ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।